स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना डिले किए। सारे बच्चे अपना मोबाइल म्यूट कर लो। तो आज की क्लास को इसको एडजस्ट कर दो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेशन इन प्लांट सेक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जूम भी कर सकते हो अगर लगे तो रिस्पायरेशन इन प्लांट सेक्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था कि आपके शरीर में ग्लूकोज अंदर जाएगा। ग्लूकोज अंदर जाते ही क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सेल। सेल के अंदर जाते ही ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये प्रोसेस कहां पर होगी? सेल में कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में होगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म में होगी। ग्लूकोज के टूटने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? बोलो। ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानेंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। साइटोप्लाज्म में होगी। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। कोई दिक्कत है? इस पूरी प्रोसेस में कितने ऑक्सीजन खर्च होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस में कितने ऑक्सीजन खर्च होते हैं? बोलो। 0 ऑक्सीजन खर्च होंगे। कोई ऑक्सीजन कहीं पर खर्च नहीं हुआ है। पूरी प्रोसेस को देख लो, कहीं पर ऑक्सीजन खर्च नहीं होगा। 0 ऑक्सीजन खर्च होगा। नो ऑक्सीजन इज कंज्यूम। CO2 कितना निकल रहा है पूरी प्रोसेस में? 0। ना ही CO2 कहीं पर निकल रहा है, ना ऑक्सीजन खर्च हो रहा। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, नो CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस एरोबिक ऑर्गेनिज्म में दिखेगी कि एनारोबिक में दिखेगी या दोनों में दिखेगी? इसे इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे यूनिवर्सल प्रोसेस कह सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ रखी थी ऑलरेडी। फिर अगली बात हमने बताई थी कि ग्लूकोज से आपका, हाँ बोलो बच्चा। जूम करें, नहीं दिख रहा क्या? तो अच्छा कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, अगली बात बताई थी ग्लूकोज से। हाँ हाँ, तुम लोग अपनी स्क्रीन में कर लो। हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अपनी स्क्रीन में आप लोग कर लो। यहाँ पे हम कर दे रहे जितना हो पा रहा है, पॉसिबल है। ज्यादा मत करना, मीडियम करना, हल्का सा। अब हमको बताए थे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड एक बार में बनता। सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा? लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6-डाइफॉस्फेट। 1,6-डाइफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? ये हमने पढ़े थे ऐसे। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आगे जाकर क्या बनेगा? इससे आगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरिक एल्डिहाइड? ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब इससे क्या बनेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे क्या बनेगा आगे जाकर? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे आगे जाकर क्या बनेगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और लास्ट में इतनी पूरी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कितने स्टेप में है। अब एरो बताओ, एरो कैसा लगाना है? कहां कहां पर कैसे एरो लगेगा? एरो 1, 3rd और 10 नंबर पर सेम एरो रहेगा। बाकी सभी जगह पे रिवर्सिबल एरो लग जाएगा।
2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, इतनी जगह रिवर्सिबल हो जाएगा। सिर्फ इरिवर्सिबल एरो कहां रहेगा? 1, 3 और 10 नंबर पर। याद रहेगा? चलो अगली बात रहते हैं एटीपी कहां कहां डालेंगे, कौन कौन से स्टेप में एटीपी खर्च होती है? फर्स्ट और थर्ड। कितने एटीपी खर्च होंगे यहां पे? फर्स्ट नंबर पे कितने एटीपी खर्च होंगे और थर्ड नंबर पे? दो जगह एटीपी खर्च होते हैं। दो जगह पर ऐसी जगह है जहां पर एटीपी खर्च होते हैं और निकलते कितनी जगह से हैं? पहला एटीपी कब निकलेगा? यहां पर 6 नंबर पर एटीपी डायरेक्ट निकलेगा कि इनडायरेक्ट निकलेगा? यहां पर किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? NADH2 के फॉर्म में। 7 नंबर पर डायरेक्ट निकलेगा 2 ATP और 10 नंबर पर भी डायरेक्ट निकलेगा 2 ATP। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? स्क्रीन दिख रही है और जो भी लिखा है समझ में आया सभी बच्चों को? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है होपफुली किसी को भी? बहुत अच्छी बात है, इतना इससे अच्छी कोई बात ही नहीं अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो। चलो और आगे पढ़े। चलो इतना अगर समझ में आ गया है आपको ग्लाइकोलाइसिस में, तो अगला चीज पढ़ाए थे कि जब एटीपी अंदर घुसेगा तो बदले में क्या निकलेगा? यहां पे एटीपी घुसेगा तो क्या निकलेगा? एडीपी। यहां पे, यहां पर देखो, यहां पर एटीपी निकल रहा तो घुसेगा क्या? कितने एटीपी घुसेंगे? दो निकल रहा था, दो घुसेंगे। यहां पर NADPH2 निकल रहा है तो यहां घुसेगा क्या? NAD। कितने घुसेंगे? दो। कोई दिक्कत? यहां पर 2 ATP निकल रहा तो घुसेगा क्या? कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? अभी इतना समझ में आ गया सभी को यहां तक हमने जो बनाया है स्क्रीन में? चलो अगली बात समझना। अरे म्यूट करके रखो बच्चों, ईयरफोन क्यों नहीं लगाते भूषण तुम? ईयरफोन का कुछ व्यवस्था करो, तुम्हारी आवाज आती है हमेशा जब भी तुम ऑन करते हो तो। अगली बात कर रहे हैं एंजाइम्स के नाम। एंजाइम्स के नाम, ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट को जोड़ रहा है, फॉस्फेट का लेन देन करने वाले एंजाइम को, फॉस्फोराइलेशन कराने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? काइनेज कहते हैं। और कौन सा नंबर पोजीशन पे जोड़ रहा है? 6 नंबर पोजीशन पे जोड़ रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या होगा? यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस का लेन देन हो रहा है इसलिए यहां पर काम करेगा एंजाइम हेक्सोकाइनेज। क्या काम करेगा? यहां से एक फॉस्फेट निकालेगा और ग्लूकोज के 6वें नंबर पोजीशन पे जोड़ देगा। कल पढ़ा दिए थे एटीपी के में 3 फॉस्फेट थे ना, उसमें से 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ले लेगा और किसको दे देगा? ग्लूकोज को दे देगा। कौन सा नंबर पोजीशन पे देगा? और 6 नंबर पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन करा रहा है, इसलिए इसका नाम, एंजाइम का नाम, कौन सा एंजाइम यहां काम किया? हेक्सोकाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या लगते हैं? तो ग्लूकोज, इस नाते से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आइसोमर होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। कोई दिक्कत? थर्ड स्टेप पे देखो, यहां पर एटीपी में 3 फॉस्फेट थे, इसमें से एक फॉस्फेट निकलकर कहां जुड़ गया? फ्रक्टोज में जुड़ गया। कौन से नंबर पोजीशन पर फ्रक्टोज के? 1 नंबर पोजीशन पे। 6 नंबर में तो पहले से था, 1 नंबर पे आकर ये फॉस्फोरस यहां से निकलकर 1 नंबर पे जुड़ गया, इसलिए बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। बन गया कि नहीं बन गया? यहां पर भी कौन सी रिएक्शन हुई? फॉस्फोराइलेशन हुआ कि नहीं हुआ? फॉस्फेट जुड़ा कि नहीं जुड़ा? इसलिए यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? काइनेज एंजाइम यहां भी काम करेगा कि नहीं करेगा? जैसा यहां पे काइनेज था, यहां भी काइनेज एंजाइम होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये एंजाइम, काइनेज एंजाइम किस में जोड़ता है? फ्रक्टोज में जोड़ रहा है कि ग्लूकोज में? फ्रक्टोज में फॉस्फेट जोड़ने वाला है, ऐसा इसका पूरा नाम होगा फ्रक्टो फॉस्फो फ्रक्टो फॉस्फोकाइनेज।
इस नाम से जान सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, सॉरी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, उल्टा हम लिख दिए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के नाम से इसको जान सकते हैं क्या? इस एंजाइम को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोल सकते हैं क्या? फॉस्फेट जुड़ को जोड़ता है, फॉस्फो किस में जोड़ता है? फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम याद रहेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आपसे कोई पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस का मार्कर एंजाइम कौन सा है, तो यही है ग्लाइकोलाइसिस का मार्कर एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज याद रहेगा नाम, नाम याद रहेगा एंजाइम का काइनेज एंजाइम ये भी था, काइनेज ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये छठवें नंबर पे जोड़ा था इसलिए इसका नाम हेक्सोकाइनेज था, ये फास्फोरस को फ्रक्टोज में जोड़ता है इसलिए इसका नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रख दिया गया। यहां तक समझ में आ गया? तीनों एंजाइम क्लियर हो गए। आगे देखते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना रहा। एल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे? एल्डोलेज कहेंगे। एल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम का नाम होगा एल्डोलेज, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड बनाता है इसलिए इसका नाम एल्डोलेज पड़ेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन रहा है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब ध्यान समझना, 3 नंबर पोजीशन पर क्या था? 3 नंबर पोजीशन पे, हाँ, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 नंबर पर फॉस्फोरस जुड़ा हुआ था, 3 नंबर पोजीशन पर फॉस्फोरस था। तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था। अब एक और फॉस्फोरस आया, ध्यान से समझना, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आया और यहां घुस गया। और कौन सा नंबर पोजीशन पे घुसेगा? अब फॉस्फोरस जो आकर जुड़ रहा है वो 1 नंबर पोजीशन पे जुड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कितने फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, कितने फॉस्फेट ग्रुप है यहां पर? दो। दो कौन कौन से नंबर पर? 1 और 3 पर। यहां पर कितने फॉस्फोरस ग्रुप है? यहां पर कितने थे? कौन से नंबर पर? तो यहां 3 नंबर पर था, लेकिन एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आया और 1 नंबर पर जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का फॉर्मूला पता है आपको? पढ़ाए थे फॉस्फोरस का फॉर्मूला, H3PO4 निगेटिव। इसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। चाहे H3PO3 लिख दो या इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस लिख दो, दोनों सही है, दोनों ही सही है। IP कहां पहुंच गए तुम? वहां पढ़ाई नहीं, यहां पढ़ा रहे हैं, यहां पढ़ा रहे हैं, यहां पढ़ा रहे हैं, अभी वहां पहुंचे ही नहीं। हाँ, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस घुसा और एक फॉस्फोरस घुसने की वजह से कौन से नंबर पे जाकर जुड़ गया? वो 1 नंबर पोजीशन पर जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पर कितने फॉस्फोरस है? दो। कौन कौन से नंबर पर? 1 नंबर पर और 3 नंबर पर। यहां कितने फॉस्फोरस थे? एक। सिर्फ कौन से नंबर पर? 3 नंबर पर। तो यहां पर कौन सा चीज घुसा? अंदर घुसा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस घुसा। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस किस फॉर्म में घुसा? फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में घुस सकता है, H3PO4 के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में घुस सकता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस यहां पर इंटर मारा। यहां पर कोई भी एंजाइम काम नहीं करता, याद रखिएगा, इस प्रोसेस में कोई भी एंजाइम काम नहीं करेगा, इसलिए एंजाइम का नाम नहीं लिखा हमने यहां पर। देख लो, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाने में कोई एंजाइम का यूज नहीं है। आगे चले, अब देखेंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से क्या बन गया? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनता है? रिडक्शन से या ऑक्सीडेशन से? क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन है। आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, एसिड का फॉर्मूला COOH। एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, ऑक्सीजन को जोड़ना होगा या हटाना होगा? तो ऑक्सीडेशन कहेंगे कि रिडक्शन कहेंगे? तो क्वेश्चन याद रखना, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बायो में नहीं पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है?
हाँ, क्या रखना, एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो एसिड बन जाएगा। कोई दिक्कत? एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनता है, उसका ऑक्सीडेशन कर दे। ऑक्सीडेशन का मतलब, दो मतलब होते हैं ऑक्सीडेशन का, या तो ऑक्सीजन को ऐड करना, या दूसरा मतलब हाइड्रोजन को निकालना। ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करने को भी बोलते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी कहलाता है, ऑक्सीजन को ऐड करना भी ऑक्सीडेशन है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, इस प्रोसेस को भी आपका ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? दोनों ही ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों में डिफरेंस हम करना चाहते हैं, कोई एक स्पेशल वर्ड यूज करना चाहते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसको स्पेशली बोलने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन से भी बेहतर, ऑक्सीडेशन से। हाँ, क्या बोल दिया बच्चा तुम? मारेंगे ना अभी, तुमको मार खाना है। रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों है, ऑक्सीजन के ऐड करने को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं और हाइड्रोजन के हटाने को भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। दोनों ही ऑक्सीडेशन है। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन में भी और अच्छा वर्ड बोलो। डीहाइड्रोजनेशन वर्ड बोल सकते हैं। डीहाइड्रोजनेशन, डी मतलब डीई लगा दे तो डी मतलब रिमूव करना। रिमूव करना, क्या चीज को रिमूव करना? हाइड्रोजन को। डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यहां पर काम करेगा कि नहीं करेगा? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? देखो, NAD था, NAD से घुसा और क्या निकला? NADH2 निकला। H2 मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहां पर देख पा रहे हो, हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला यहां बाहर? और हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे? जो एंजाइम हाइड्रोजन को निकालकर फेंक दे, डिहाइड्रोजिनेज कहें। याद रखना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में काम करता है। ये हमेशा बार बार आएगा आपको इस चैप्टर में, भाई कई बार ये नाम आएगा एंजाइम का नाम। देख लेना, जब भी हाइड्रोजन निकलते हुए दिखने लगी तो आप जान आंख बंद करके आंसर बोल देना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। हम अभी आपसे पूछेंगे कल परसों के लेक्चर, मतलब जब आगे का लेक्चर पढ़ेंगे तो आपसे ये कई बार क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह का। आप आंसर दे पाओगे हर बार? हम हर बार नहीं पढ़ाएंगे आपको, एक बार पढ़ा दिए हैं, बार बार पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जब भी हाइड्रोजन निकलते हुए दिखेगी तो समझना कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। हाँ, 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 बार बार आएगा, लेकिन याद रखना, हाँ, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम किया। फिर देखोगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, मतलब कितने फास्फोरस थे इसमें? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने फास्फोरस थे? दो। और यहां पर थ्री क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने फास्फोरस है? एक फास्फोरस है। तो एक फास्फोरस कहां गया? वो एक फास्फोरस निकलकर कहां गया? यहां से निकला फास्फोरस और एडीपी में घुस गया। किसमें घुस गया? और एडीपी क्या बन जाएगा इससे? एक फास्फोरस जुड़ जाएगा तो एटीपी बन गया। तो एडीपी से एटीपी कैसे बना? फास्फोरस आकर जुड़ गया। कौन सा फास्फोरस आया? जो कौन सा नंबर का? 1 नंबर का आया या 3 नंबर का आया? कौन से नंबर से आया फास्फोरस? 1 नंबर से। तो यहां पर देखोगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो 1 नंबर में फास्फोरस था वो निकला वहां से और एडीपी में जाकर जुड़ गया, तो इसलिए एडीपी क्या बन गया? एटीपी बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पर एडीपी से एडीपी बन रहा है, फास्फोरस आकर जुड़ रहा है, मतलब फास्फोरस ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से फास्फोरस ग्रुप निकलकर यहां आकर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ट्रांसफर हुआ है फास्फोरस ग्रुप का, इसलिए यहां पर एंजाइम काम करेगा ट्रांस फॉस्फोराइलेज। एंजाइम का नाम याद रखना, ट्रांसफर कराएगा किसको? ट्रांस फास्फोरस को, ट्रांस फॉस्फोराइलेज। एंजाइम का नाम, यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? ट्रांस फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोरस ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम होगा ट्रांस फॉस्फोराइलेज। याद रहेगा? आगे चलते हैं।
थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और अब बन गया टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब फॉस्फोरस कितने थे यहां पर, कितने फॉस्फोरस थे थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में? जल्दी बताओ। एक था। कौन से नंबर पर था? अभी यहां पे कितने फॉस्फोरस है टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में? अब लेकिन कौन से नंबर पे आ गया? 3 नंबर से, हाँ 3 नंबर से फॉस्फोरस निकला और 2 नंबर पे आकर चला गया। 3 नंबर से हटकर फॉस्फोरस 2 नंबर में आया, मतलब म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? म्यूटेज। म्यूटेज नाम का एंजाइम काम करेगा। 3 नंबर से 2 नंबर में फॉस्फोरस आ गया, इसलिए यहां पर म्यूटेज नाम का एंजाइम काम करेगा। फिर देखो, टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से टू फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड बन रहा है। मतलब एक्स्ट्रा में क्या जुड़ रहा है? इनॉल जुड़ रहा है, और इनॉल जोड़ने वाले एंजाइम को इनॉलेज कहेंगे। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? इनॉलेज नाम का एंजाइम काम करेगा, इनॉलेज। लास्ट पूछे, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? टू फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है। इस प्रोसेस में एडीपी घुस रहे हैं और एटीपी निकल रहा है। देख सकते हो कौन सा? टू फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड था ना, मतलब से फॉस्फोरस है कि नहीं है? टू फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड में फॉस्फोरस है कि नहीं है? कौन से नंबर पर फॉस्फोरस है? कौन से नंबर पर फॉस्फोरस है? 2 नंबर पर। वो 2 नंबर्स में कितने फॉस्फोरस है? कितने फॉस्फोरस है? वो एक फॉस्फोरस वहां से निकलेगा और किसमें घुस जाएगा? एडीपी में घुस जाएगा। तो एडीपी में एक फॉस्फोरस घुस जाएगा तो क्या बन जाएगा? एडीपी। एटीपी। तो एडीपी से एटीपी बन जाएगा, इसका फॉस्फोरस निकलकर इसमें चिपक गया और इस तरह ये एटीपी बन गया। मतलब यहां फॉस्फोरस की लेन देन हो रही कि नहीं हो रही? यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? फॉस्फोरस का लेन देन में कौन सा एंजाइम काम करता है? देखो यहां बताए थे फॉस्फोरस का लेन देन, काइनेज। तो यहां पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? काइनेज। काइनेज एंजाइम काम करेगा। इसका स्पेशल नाम क्या होगा? पायरुविक एसिड बना रहा है, इसलिए इसको पायरुविक एसिड काइनेज पूरा नाम रखेंगे। इस एंजाइम का पूरा नाम क्या होगा? पायरुविक एसिड बनाने वाला काइनेज, पायरुविक एसिड काइनेज, ऐसा बोल सकते हैं इस काइनेज को पूरा नाम। काइनेज तो है, ये भी है, ये भी काइनेज है, ये भी काइनेज है और ये भी काइनेज है। तीनों जगह काइनेज है, लेकिन तीनों बार अलग अलग नाम बोला हमने। समझ पाए कौन सी जगह का काइनेज है? इस बताने के लिए पायरुविक एसिड बनाने वाले काइनेज को पायरुविक एसिड काइनेज कहेंगे। समझ गए? पहले इतना बताओ, समझे कि नहीं समझे जितना हमने बनाया है? हमने आपको अभी तक क्या क्या सिखाया, देखना ध्यान से समझना। हमने क्या पढ़ाया? पहली चीज पढ़ाई कि आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया, कौन कौन से केमिकल बनते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते समय, कौन कौन से इंटरमीडिएट केमिकल बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं बताइए। थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है क्या रास्ते में? यस या नो? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है रास्ते में? ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है क्या रास्ते में? ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यस, यस या नो? जल्दी बोलो। जिन्होंने यस बोला उनको, जिन्होंने यस बोला उनको एक झापा खींच के देंगे अभी। ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट कहां लिखा हुआ है बताओ? ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं बनता। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ हाँ, तो फ्रक्टोज नहीं पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा हमने? ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट कहीं बना क्या रास्ते में? नो आंसर होगा। कोई आपसे पूछे थ्री फॉस्फो थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बना क्या रास्ते में? 4 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना क्या रास्ते में? 4 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। पता पे तो आप, अगर आपको ये सारे नाम याद होंगे तो आप कह पाओगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, आप कंफर्म कर पाओगे। ये 10 नाम अगर आपको याद रहेंगे तब तो आप कह पाओगे इस तरह क्वेश्चन। फिर पूछे, रुको अभी सर नहीं बीच में, पहले क्वेश्चन सुनो। अगला चीज, कितने एटीपी फॉर्म हुए पूरे ग्लाइकोलाइसिस में? कितने एटीपी बने टोटल इन ऑल? सब तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब गिन के बताओ, टोटल कितने बने? 10 बने। खर्च कितने हुए? खर्च कितने हुए? 2 एटीपी खर्च हो गए। तो गेन कितने एटीपी का होता है? ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी का गेन होता है? हाँ। डायरेक्ट एटीपी कितने बने? फॉर्मेशन कितना हुआ डायरेक्ट एटीपी का? डायरेक्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन 4 का। खर्च कितने हो गए डायरेक्ट एटीपी? खर्च कितने हुए? 2। गेन 2 खर्च हुए। गेन कितने एटीपी का हुआ डायरेक्ट? कितने एटीपी गेन हुआ?
हाँ, इनडायरेक्ट गेन कितने एटीपी का हुआ? 6। समझ में आ रही बात? डायरेक्ट गेन और इनडायरेक्ट गेन समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब समझ में आ रहा? अच्छा, अगला क्वेश्चन, 1 NADH2 इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? कितना? 3 एटीपी। एक NADH2 आपके 3 एटीपी के बराबर होता है, और FADH2 2 एटीपी के बराबर होता है। FADH2 2 एटीपी के बराबर होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। NADH2 3 एटीपी के बराबर होता है, FADH2 2 एटीपी के बराबर होता है, ये भी समझ में आ गया। और NADH2 या FADH2 के फॉर्म में एटीपी बना, मतलब डायरेक्ट बना या इनडायरेक्ट बना? इनडायरेक्ट बना। हाँ, और एटीपी डायरेक्ट बन गया तो ये डायरेक्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये डायरेक्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये डायरेक्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये वाला और ये वाला। हाँ, लेकिन अब याद रखना, आपकी बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें सिंपली डायरेक्ट नहीं बोली जाती हैं, थोड़ा घुमा फिरा के बोली जाती हैं। तो यहां पर देखना, जहां पर डायरेक्ट लिखा होगा, जहां पे आप डायरेक्ट समझते हो, डायरेक्ट के लिए स्पेशल वर्ड यूज होगा आपकी बुक में क्वेश्चन पूछते समय, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको कहेंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और कहीं पर ये वर्ड लिखा रहे फॉस्फोराइलेशन, तो आप इस वर्ड का मतलब क्या समझेंगे? इतने बड़े वर्ड का मतलब सिर्फ क्या कहना चाह रहा है? डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे। हाँ, डायरेक्ट बना कि नहीं बना, ये पूछना चाह रहा है। और कहीं पर लिखा रहेगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये वर्ड कहीं लिखा रहेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये इतना बड़ा वर्ड का मतलब पता है क्या है? इनडायरेक्ट। इस वर्ड का मतलब क्या है एक्चुअली में? इनडायरेक्ट। ये दोनों वर्ड से आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे? आपको इतना सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस substrate level phosphorylation, during the substrate level phosphorylation how many ATP are gained in glycolysis? हाँ, सबस्ट्रेट, वेरी गुड। और आपसे पूछ लिया फॉस्फोर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ग्लाइकोलाइसिस में, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी बनेंगे? 6 एटीपी बनेंगे, याद रहेगा? चलेगा। आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना बच्चों? चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब समझ लेना। सबस्ट्रेट से डायरेक्ट बनता है तो सबस्ट्रेट लेवल कहा जाता है, और अगर वो, अच्छा, इनडायरेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, थ्रू ETS। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा है कहीं पर, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मिल रहा है, तो डायरेक्ट एटीपी मिल रहा है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट एटीपी को ही थ्रू, हाँ, कहीं इनडायरेक्ट है। थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मिल रहा है, तो मतलब डायरेक्ट कह रहा है कि इनडायरेक्ट कह रहा है? हाँ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब इनडायरेक्ट, और थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला तो भी इनडायरेक्ट है, इसका मतलब भी इनडायरेक्ट हुआ। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात। अगर इतनी बातें आपको, ये चार्ट बनाना पूरा आने लगा, इस तरह पूरा चार्ट बना सकते हो। इसके नीचे बनेगा ये चार्ट, ऐसे मत 2 लाइन में मत बनाना आप, इसके नीचे से बनेगा। जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए हमने ऐसा बनाया बगल में। समझ गए बात को? अच्छा, एक चीज और बताना, हमने साइड चेन कहां से निकाली थी? साइड में बगल से निकाला था कहीं पर, बताओ कहां पर? हाँ, 3 PGA से निकला था। 3, हाँ, 3 PGA से आपके एक ऐसा इरिवर्सिबल एरो बनाया था हमने, और वहां पर एक केमिकल लिखा था। कौन सा केमिकल था, नाम बताइए? DHAP नाम का केमिकल। ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? PGA और DHAP एक दूसरे के क्या लगते हैं? आइसोमर।
आइसोमरेज, इसलिए यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा इन दोनों के बीच में एक दूसरे को? आइसोमरेज, ये भी ऐसा लिख देना। अब आपका ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया, पूरा ग्लाइकोलाइसिस आपके सामने है। होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर के 3 फेज को इन्वेस्टमेंट कहेंगे, लास्ट के फेजेज को कहेंगे पे ऑफ फेज। और ये पूरी घटना जो आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या चीज है? ग्लाइकोलाइसिस है। समझ में आया? अच्छा, एक और लाइन सुन लो। एक और बात, रुको, अभी बीच में नहीं बोलो, इसके बाद बोलना, 1 मिनट के बाद बोलना, आप जो बोलना होगा। अब जहां जहां काइनेज एंजाइम काम करेगा, जहां जहां काइनेज एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन सा एलिमेंट की जरूरत होगी? काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मिनरल आयन चाहिए होता है? याद रखना, मैग्नीशियम। कौन सा? नाम सुना है? ये को फैक्टर है, ये को फैक्टर है। को फैक्टर पढ़ाए थे आपको, एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले को फैक्टर होते हैं। तो काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा को फैक्टर चाहिए होगा? मैग्नीशियम। तो जहां जहां पर काइनेज एंजाइम आपने लिखा है, देखो यहां लिखा है मैग्नीशियम जरूरत होगी कि नहीं होगी? Mg2+। यहां पर भी मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? लास्ट स्टेप में यहां पर मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? यहां भी काइनेज एंजाइम है। तो जहां जहां काइनेज एंजाइम लिखना, वहां मैग्नीशियम आयन डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है। और यहां पर अगर अगर पोटेशियम भी डाल दो तो और अच्छी बात है। बस खत्म हो गया। आपको इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ हम एक चीज आपको बताना, जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, वो आपको छोड़ दिए, आपको सोचने के लिए, आपको पढ़ने के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कहीं पानी निकलेगा, H2O रिलीज होगा, कहां निकलेगा ये होमवर्क है, आप लोगों को डाल देना है। बाकी आपका पूरा बन गया ग्लाइकोलाइसिस। बस एक होमवर्क छोड़ दिए, देखते कितने बच्चे अपने से पढ़ते हो, स्टडी करते हो। H2O कहां से रिलीज होगा वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। H2O कहीं से निकालना है बाहर, ठीक है? वो जगह आपको सोच, वो आपको बता, अब नहीं, अब बाकी बच्चों को सोच के आने दो, कल बताना। आज के लिए छोड़ दिए, कल बताना। जिन बच्चों को पता होगा अपने से डाल देना, ठीक है? तो आपका ये खत्म हुआ, आपको समझा दिया हमने, पूरा ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया। आप ग्लाइकोलाइसिस से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा। अगर आपको ये चार्ट आता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अगर ये बनाना आता है तो ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। बस ये आना चाहिए आपको, आंख बंद करके, वो भी 1 मिनट में बनाना आना चाहिए। इतना चार्ट बनाने में आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगे तो आपको ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। और 1 मिनट में कैसे आएगा? प्रैक्टिस मेक यू मोर परफेक्शन। अभी बनाने में आपको लगभग 10 मिनट का टाइम लगता होगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करने कर लिए होंगे उनको 5 मिनट लगेंगे अब बनाने में। और जो बच्चे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे इसको, कम से कम 5 से 10 बार बनाकर देखोगे ये चार्ट को बार बार, तो आपका 10वें बार ऐसा होगा कि ये 1 मिनट लेने लगेगा ये पूरा चार्ट बनाने में। और जिसका 1 मिनट में बनने लगा चार्ट, समझ जाना कि वो परफेक्ट हो गया है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस का पूरा चार्ट, एंजाइम्स के नाम, एटीपी कहां कहां डालते हैं, कहां से क्या होता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे टेल जब तक कि 1 मिनट में आपसे चार्ट ना बन जाए। घड़ी देखकर 1 मिनट में जब बनने लगेगा, जब आपसे 1 मिनट में बनने लगे तो समझ जाना कि आप परफेक्ट हो गए हो। चलेगा? रफ कर दे। हाँ बोलो, आप बोलो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में पूछो। इनडायरेक्ट के लिए दो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या कहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है आपका, क्या होता है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बड़े अफसोस, हाँ, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग 52 53 बच्चे ही आ रहे हो एक दिन में क्लास में, ऑनलाइन सारे बच्चे लाइव नहीं देख रहे हो। बहुत बुरी बात है। हमने वैसे भी रिकॉर्डिंग देना बंद कर दिया है, अभी सिर्फ रिक्वेस्ट में ऑन रिक्वेस्ट दे रहे हैं। जो बच्चे हमसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं सिर्फ उन बच्चों को रिकॉर्डिंग मिल रही है, बाकी बच्चों को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होगी। ऐप पे भी डिलीट करते जा रहे हैं, ऐप पे डिलीट करते, कल तो दिन भर डला रहा ऐप पे। हाँ, फॉस्फोराइलेशन,
ऐप पे भी डिलीट हो गया है, आपको टीचमेंट ऐप पे भी नहीं मिलेगा मेरा रिकॉर्डिंग, आपको यूट्यूब पे भी मेरा रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। हाँ कल डाला था थोड़ी देर के लिए, फिर हटा दिया है, अभी देखो नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, कोई बच्चे अगर चलो थोड़ा रहम कर दिया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन आज नहीं मिलेगा, टीचिंग ऐप पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चों को हम शेयर करेंगे लिंक, सिर्फ वही बच्चे देख सकते हैं। और वो बच्चे, आप लोग अच्छे से मेहनत करो बच्चों, वरना अदरवाइज अब हम डांटने वाले हैं। जो लोग ऑफलाइन देखने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, बाद में देखने के चक्कर में उनको डांटने वाले हैं, उनके लिए ही बैन करने के लिए हमने किया है। हाँ हाँ बोलो। हम्म। हाँ हाँ वो डिलीट कर देंगे, अब उसको अब कल करते हैं, संडे को फ्री टाइम ही नहीं लग रहा है। चलो फिर यहाँ पे खत्म हुआ। हम बोलो बोलो, और कोई डाउट है जल्दी पूछो। हम्म। DHAP का क्या रोल है? ये साइड चेन है, ग्लाइकोलाइसिस में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन आपका ये कनेक्ट करता है DHAP आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, लिपिड के मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट करता है। DHAP इधर से निकलकर ये कनेक्ट करता है, अदर प्रोसेस से कनेक्ट करने का तरीका है, साइड गेट है ये। DHAP फुल फॉर्म हमको याद अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर में बता देते हैं, आपको मैसेज कर देते हैं। DHAP का फुल फॉर्म भूल रहे, डाई हाइड्रोक्सी ऐसे कुछ नाम है, हाँ वही है, ठीक बोले तुम, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यही नाम है। एक बार हम चेक कर लेके और भेज देंगे आपको DHAP का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत? हम्म। नहीं कोई खास रोल इधर इधर पे नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की साइड चेन है, ग्लाइकोलाइसिस को अदर रिएक्शन से कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द अदर रिएक्शन के बीच में। हाँ बोलो सर जल्दी बोलो। हाँ हाँ, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक, यहां तक का ये स्टेप और ये स्टेप, तीन स्टेप को कहते हैं, ऊपर के तीन स्टेप को एक्टिवेशन फेज कहते हैं। क्योंकि यहां से यहां तक एनर्जी खर्च हो रही है, यहां खर्च हो रही, यहां पे नहीं हुई, यहां पे हुई, तो यहां से यहां तक एनर्जी खर्च हुई, एक्टिवेशन फेज। चल चलो हाँ। नहीं होगी, ये एनर्जी आपकी आपकी एनर्जी जो यूज हो गई है वो आधा आपके बॉडी में यूज होगी, अलग अलग पर्पस, जहां जरूरत होगी वहां यूज होगी, जहां पे जरूरत होगी वहां पे यूज होगी। अदर सेकंड प्रोसेस थर्ड प्रोसेस मतलब नहीं है, जहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलो। हम भेज देंगे, अभी स्क्रीनशॉट लेके काम चलाओ, बाकी हम आपको भेज देंगे थोड़ी देर में, चलेगा? हाँ कौन सा? हाँ हाँ भेज देंगे। चलो आगे बढ़े, इसको रफ करें। हम्म। कहां पर? पे ऑफ फेज यहां से स्टार्ट होगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है तो ये पे ऑफ फेज है, ये भी पे ऑफ फेज है, ये भी पे ऑफ फेज है, तो इसलिए यहां से यहां तक पूरे स्टेप को पे ऑफ फेज में रख सकते हो। एक्चुअल में ये तीन है, 1, 2 और 3, लेकिन कहने को अब पूरे सब ग्रुप में एक साथ सब कुछ आ जाते हैं समेटा में, यहां से यहां तक पूरी प्रोसेस को खत्म हो गया। रफ करते हैं हम यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया होगा तो आपको ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन अब आराम से कर पाओगे। हम आपको ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप करिए, नहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आपको भेज देंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने इस चार्ट को अगर आपको आने लगा, इस चार्ट से अकेले 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, 100 से 200 क्वेश्चन इस चार्ट से प्रैक्टिस करने को आ जाते हैं। बस आपको सीखने का तरीका आना चाहिए, बस अच्छे से आता हो तो। जैसे एग्जांपल तौर पर पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन ग्लूकोज प्लस ATP इज इक्वल टू डॉट 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 प्लस, या A प्लस ADP, ठीक है, यहां पर लिख दिए B। A और B का मतलब बताइए, व्हाट डू मीन बाई A, व्हाट डू मीन बाई B? A का मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वेरी गुड। और B का मतलब हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज
और अगर यहां पर हमने और भी लिखा है, यहां पर डी भी लिखा है, डी का मतलब गलत जवाब। हाँ, मैग्नीशियम आयन, वेरी गुड। ऐसे ऑप्शन आपको क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे यहां से ऐसे भी हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपसे, जल्दी से बताइएगा, ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी का गेन होता है? 8 एटीपी का, वेरी गुड। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी गेन होगा? 2। ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन कितनी खर्च होगी? हाँ। किस प्रोसेस को यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल? हाँ, अगली चीज समझना, ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी किसने की थी? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। पहले साइंटिस्ट का नाम था इम्बडेन, पहले साइंटिस्ट का नाम था इम्बडेन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था मेयर ऑफ, स्पेलिंग देखकर बोलते हैं, रुको, इम्बडेन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था मेयर ऑफ, MEYERHOF, मेयर ऑफ। और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था पारनास, PARANAS। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन जो है, पूरा चार्ट बनाकर जो आपको दिखाए हैं, वो चार्ट कितने साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है? क्या क्या नाम है उनके? इम्बडेन, मेयर हॉफ और पारनास। इसलिए इस रिएक्शन को, इन तीनों के नाम का पहला अक्षर बताओ। इसीलिए इसे, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से जान सकते हैं क्या? ईएमपी पाथवे बोल सकते हैं क्या? ईएमपी क्यों बोलते हैं? ई फॉर इम्बेडेन, एम फॉर मेयरहॉफ, पी फॉर पारनास। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारनास ने, इसलिए इसको आपके क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है बताइए, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं? 10, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितनी खर्च होती है? ऑक्सीजन खर्च नहीं होती, CO2 नहीं निकलती। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? और एक पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा? 2, है ना? 2 पायरुविक एसिड बनेगा। अच्छा, कोई पूछे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट बताइए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ऑप्शन देते हैं, जल्दी सोच के आंसर देना। पहला ऑप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस का पहला प्रोडक्ट है ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी है 2NADH2, ऑप्शन सी है 2 ATP, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? क्या क्या फाइनल प्रोडक्ट है? 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2NADH2 बनता है और 2 ATP का फायदा होता है। इतनी चीजें प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका। हाँ, वाटर भी रहेगा, चलेगा, ये सब फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के, चलेगा। बोलो बच्चा। हाँ, इसीलिए तो बोला हमने 4 ATP, यहां क्यों लिखा? 2 खर्च हो जाती है, इसलिए 2 ही लिखा हमने। 4 ATP टोटल बनती है, उनमें से 2 खर्च होती है, इसलिए 2 लिख दिया हमने प्रोडक्ट में। चलो, पूरी प्रोसेस आपको अगर समझ में आ गई है तो ग्लाइकोलाइसिस यहां पर खत्म हो गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। इस प्रोसेस में बताइए, PGAL बना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना क्या कहीं पर? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का यूज पढ़ लेना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का यूज लिपिड फॉर्मेशन में, फैट फॉर्मेशन में होता है या नहीं होता? सीरीन, ग्लाइसिन, ऐसे आपके इन सभी अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब समझ में आई बात? 3 PGA पढ़ाए थे आपको, याद करो, 3 PGA था, उससे साइड चेन निकली थी, ये वाली साइड चेन DHAP वाली,
और इस DHAP से आगे जाकर कई तरह के अमाइनो एसिड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इससे कई तरह का प्रोटीन लिपिड बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। मतलब हाँ, फिर सुनना, आपके ग्लाइकोलाइसिस में 3PGA नामक कोई केमिकल बना, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, उससे DHAP बन सकता है क्या? और DHAP से लिपिड बन सकता है क्या? लिपिड फैट। हाँ, DHAP से कई तरह के अमाइनो एसिड बन सकते हैं क्या? और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन सकता है क्या? इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 3PGA जो केमिकल है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGA, PGA बोलो या PGAL भी लिखा था तो भी वही हुआ, गलत मत करना। PGAL भी इसी को लिखते हैं शॉर्टकट में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखा हुआ है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से लिपिड बनता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से प्रोटीन बनता है, ऐसा स्टेटमेंट कहे तो गलत हो जाएगा क्या? तो यही आपकी बुक में लिखा है, an intermediate PGAL is used for the synthesis of glycerol, later from fat or lipid, or used in the synthesis of serine, glycine, cysteine, amino acid। सेंटेंस समझ में आया? पूरी लाइन का मतलब? बहुत अच्छी बात है। DHAP का मतलब ग्लिसरॉल है ना? चलो, इतनी बात समझ गए। आपसे कोई पूछे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें इररिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस में, कौन कौन से नंबर की? 1 नंबर का रिएक्शन का नाम बताइए, 1 नंबर रिएक्शन का नाम बताइए। 1 रिएक्शन किसे कहेंगे आप? हाँ, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट रिएक्शन कहलाएगी। सेकेंड, थर्ड नंबर रिएक्शन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है समय। और 10 नंबर पोजीशन किसे कहेंगे? हाँ, 2 फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड से इनॉल पायरुविक एसिड बनते समय की समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझना, आपको चार्ट जो भेजेंगे तो आप देखना, फिर से एक बार सुनना, जल्दी से देखना यहां पर क्या क्या बन रहा है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, लास्ट में आएगा पायरुविक एसिड। पढ़ा है आपने? याद है सबको? तो बताइए यहां पर ग्लूकोज में कितने कार्बन, कार्बन नंबर बताइए? 6 कार्बन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने होंगे? तो 6 कार्बन। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, यहां तक क्लियर है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना, गलती मत करना। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे? मारेंगे 7 वाला बच्चा। 3 कार्बन होते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। तो बताइए 6 कार्बन को 3 कार्बन में तोड़ेंगे तो बताइए एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से कितना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा? समझ में आ रही बात? तो यहां से लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहां से सब कुछ क्या क्या बनेंगे? 2-2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताइए, यहां तक सब एक एक था, एक 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 था, यहां से सब कुछ 2-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
जब एक फॉस्फो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटेगा तो कितने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेंगे? दो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से कितना बनेगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। दो 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 पूरा पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड बनेंगे लास्ट में? दो पायरुविक एसिड बनेंगे। समझ में आ रही बात? यहां पे गिनती जो साइड में लगी हुई मिलेगी, जब आपको चार्ट भेजेंगे, चार्ट में साइड में 1 2 लिखा रहेगा, तो 1 और 2 का मतलब समझ में आया आपको? ये 1 और 2 का मतलब क्या है समझ जाएंगे। तो दूर में लिखा हुआ रहेगा ऐसे। तो यहां से यहां तक आपसे कोई भी पूछे यहां से यहां तक कितने कार्बन होते हैं? सभी में 3 कार्बन होते हैं। यहां से लेकर यहां तक जितने भी केमिकल का नाम लिखा है सभी में कितने कार्बन होते हैं? 3। और यहां से यहां तक जितने भी केमिकल लिखा है उनका में कितने कार्बन होते हैं? 6। ऐसे याद कर सकते हो। आधे में 6 कार्बन, आधे में 3 कार्बन। ग्लाइकोलाइसिस में आपसे क्वेश्चन पूछ ले 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होंगे? पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होंगे? समझ पा रहे हो? ऊपर के 4 प्रोडक्ट जो है, ऊपर के 4 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक 6 कार्बन वाला केमिकल है। इसके बाद सारे 3 कार्बन वाले, इसलिए 2 2 बनेंगे सभी। खत्म हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ नहीं बच्चा, ये 2 अलग चीज है। ये 2 दूसरा है, ये 2 दूसरा है। ये पोजीशन लिख रहा है, ये फॉस्फोरस लिखा है 2 नंबर पोजीशन पे। फॉस्फोरस जुड़ा है दूसरे नंबर पे। हाँ हाँ, ये पीजीए से 3 पीजीए, जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 पीजीए, हाँ 2 बनेगा। मतलब फ्रक्टोज तक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 कार्बन वाले होते हैं, बस इतना याद रखना। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होंगे, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होंगे, बाकी सब में 3 कार्बन होंगे। ऐसे याद कर लो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला याद है ना? C6H12O6। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, बाकी सारे जितने भी केमिकल है ग्लाइकोलाइसिस में सब में 3 ही कार्बन होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो ग्लाइकोलाइसिस जितना पॉसिबल था, ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब मुझे नहीं लगता यहां पे ग्लाइकोलाइसिस से बाहर कोई क्वेश्चन होता है। टाइम बताना एक बार। 12:30, 12:40, मतलब 1 घंटे हो गए अप्रॉक्स। तो यहीं पे क्लास को आज ही खत्म करते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपके पास कोई भी पेज का मॉड्यूल पड़ा होगा ना आपके पास? हाँ, तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन देखिएगा और कोई नहीं। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाले क्वेश्चन जहां से जहां तक होंगे उनको सॉल्व करके देखिएगा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करना क्या है आपको? ये चार्ट बना बनाकर बार बार देखना 1 मिनट में। 1 मिनट में जब आपका बनने लगेगा चार्ट, तब क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। अभी क्वेश्चन मत करिएगा, पहले चार्ट बनाइए बार 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 बार। जब आपका चार्ट 1 मिनट में बनना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि मेरा चार्ट 1 मिनट में बन जा रहा है, तो आप ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन उठाइए और करके देखिए। सारे क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएंगे। नहीं बनेंगे हमसे पूछ लेना, हमको व्हाट्सएप में भेज देना। जब हमको टाइम लगेगा हम रिप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर भेज भेज के पूछ लेना। हम एक बार में तो खैर रिप्लाई नहीं करते, मुझे भी पता है, लेकिन आपको रिमाइंडर बार बार भेजोगे तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। चलो थैंक यू फिर। बाय बाय। आ कल इसके आगे से पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगला प्रोसेस पढ़ेंगे। नहीं, फर्मेंटेशन नहीं पढ़ेंगे। कल के कल सुबह ले लेते हैं टेस्ट। सुबह ले लेते हैं टेस्ट। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री क्लास का टाइम मालूम चल जाएगा तो हमको मैसेज कर देना। अगर केमिस्ट्री, अगर वैसे नॉर्मल टाइम बता देते हैं हम आपको। टेस्ट का टाइम ले लेते हैं हम। सुनो सुनो, 10 AM अभी रखते हैं टेम्परेरी। अगर केमिस्ट्री क्लास नहीं रही, इस टाइम से क्लास नहीं कर रही है 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 आपका टेस्ट रहेगा। केमिस्ट्री क्लास अगर मैच कर रही है उस टाइम पे तो फिर हम आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो 10 से, हाँ बोलो। ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा? अपने से जोड़ के देख लो। ओवरऑल जो जो घुसता है एक तरफ डाल दो, जो जो निकलता है वो एक तरफ लिख दो, तो बन गया ओवरऑल। तो सुन लो सुन लो, तुम पूछ लिया तो सुन लो। वो अपने से तुम्हारे लिए करना था लेकिन तुम बोल दिया, तब सुनो। क्या डाले अंदर? घुसा क्या? ग्लूकोज डाले। तो ग्लूकोज
प्लस और क्या क्या घुसाए हो पूरी प्रोसेस में याद करो, कहां कहां पर आपने क्या क्या डाला है ग्लूकोज के अलावा। तो ग्लाइकोलाइसिस में देखो आपने एडीपी डाले, कितनी जगह डाले हैं, कितनी जगह एडीपी डाले हैं, दो जगह डाले हैं। कितने मतलब दो दो एडीपी दो जगह डाले हैं, 4 एडीपी डाले कि नहीं डाले। कौन कौन से नंबर पे डाले, 2 एडीपी डाला था आपने, कौन से नंबर पे, 7 और 10 पे बच्चा मारेंगे। 7 नंबर पे 2 एडीपी डाले हैं, 10 नंबर पे 2 एडीपी डाले हैं, 4 एडीपी डाले आपने। एटीपी डाला कि नहीं डाला, एटीपी डाला या नहीं डाला, एटीपी कितने डाले हैं, कितने डाले हैं, कहां पर, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कहीं डाला क्या, कितना, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस डाला है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस 2 डाला है। कहां पर डाला है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, कौन से नंबर पोजीशन पे, याद करके बताओ, मारेंगे 6 नंबर वाला। 5 नंबर पे डाला है जहां 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा था तब। और इस पूरी प्रोसेस में आपने एनएडी डाला क्या, कितने डाले, जितनी चीज डाली है पूरी प्रोसेस में आप देखो ध्यान से, जितना डाला उसको एक तरफ लिख दिया हमने, जितनी चीजें हमने डाली उनको एक साइड लिख लिए, लिख लिए, बीच में एरो लगा दो, एरो के इस पार जो जो चीज निकला है अब वो डालो, निकलने वाली चीज। तो पायरुविक एसिड निकला कि नहीं निकला, कितना, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। एडीपी 4 डाले थे तो कितने एटीपी निकले हैं, 4 एटीपी निकले, निकले कि नहीं निकले, 4 एटीपी डाले, 4 एटीपी निकले। 2 एटीपी डाले तो क्या निकला, 2 एडीपी निकला, निकला। ये एनएडी डाले 2 तो क्या निकला, NaDH2 निकला। जो निकला उसको इस तरफ रख दो, जो डाला उसको उस तरफ रख दो, बन गया फॉर्मूला पूरा ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, पहले एक बार। अब आपने मैथ पढ़ी हो, थोड़ी बहुत मैथ आती हो आपको, तो क्रॉस मार सकते हो। देखो यहाँ पे 4 एटीपी लिखा है, यहाँ पर 2 एटीपी लिखा है, 2 एटीपी से 4 एटीपी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यहां का 2 एटीपी कम कर दोगे तो यहां पर कितने एटीपी बचेंगे, ऐसा कर सकते हो क्या, बैलेंस कर दिया हमने। अच्छा यहां पर लिखा है 2 एडीपी, यहां का 2 एडीपी काट दोगे तो यहां पर कितने एडीपी बचेंगे, कोई दिक्कत, और सिंपल कर दिया हमने थोड़ा सा। पहले वाला भी सही था, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये रहा ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जितनी चीज डालते हो एक तरफ डाल लिख लो, जितनी चीज निकाल रहे हो उनको एक तरफ लिख दो, और काट कूट दो अगर काटना है तो, दोनों तरफ लिखा है तो सेम चीज, तो बस बन गया, खत्म हो गया। ग्लाइकोलाइसिस का ओवरऑल फॉर्मूला है ये। तो फिर थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म हुई और हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। हाँ बोलो दिव्या, जल्दी बोलो। नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। फोन को अब इससे पास कैसे रखें, बहुत पास में रखा हुआ, अच्छा बहुत ज्यादा पास में रखा हुआ है, बोर्ड के बिल्कुल पास में ही रखा हुआ है, और पास में हम कैसे करेंगे, फिर हम खड़े कहाँ होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, याद दिलाना, अब नेक्स्ट क्लास की बात है, आज की क्लास तो हो ही गई है। चलो थैंक यू फिर, बाय बाय बच्चों।